का जो क्लास है ये है हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम किए जाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है उसको कैसे हम करें, किस सिस्टम के अंतर्गत करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो क्या है ये ऑफिस टूल्स और इक्विपमेंट। इस क्लास को करने के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा क्या गोल है जो कि हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो ये पहला है, आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑफिस में किस तरह के टूल्स, कौन कौन से इक्विपमेंट और कौन कौन से मशीन्स यूज किए जाते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे कि ऑफिस मशीन मैकेनाइजेशन और एक ऑफिस ऑटोमेशन, ये दो तरह के टर्म है, इन दोनों में क्या फर्क है। और फिर बाद में हम सारे ऑफिस मशीन्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, उनके यूजेस बताएंगे और उनके रिलेवेंस आज की डेट में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म ऑफिस इक्विपमेंट से। ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है ये एक कलेक्टिव टर्म है, यानी कि इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई भी मशीनरी, मशीनरी छोटी से लेके बड़ा कोई भी हो, कोई भी टूल यानी उस मशीन को चलाने के लिए या कोई एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई अलग अलग तरह के टूल्स की जरूरत होती है, उन सबको हम कलेक्टिवली टूल्स कहेंगे। और इसके अलावा ऑफिस में प्रयुक्त होने वाले जितने भी फर्नीचर आइटम्स है, यानी कि टेबल, कुर्सी, कैबिनेट, अलमीराज, ये सारी चीजें फर्नीचर के अंदर आती है, इन सबको भी हम मिला के ऑफिस इक्विपमेंट ही कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये ऑफिस का पिक्चर है, इसमें आपको ये सारी चीजें नजर आ रही है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये सब के सब टूल्स और फर्नीचर इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, हर एक मशीन जो है इक्विपमेंट हो सकता है, लेकिन हर इक्विपमेंट मशीन नहीं हो सकता है। मशीन एक अलग कैटेगरी है जो एक पार्ट होता है इक्विपमेंट का। तो ये इक्विपमेंट जो है ये बड़ा बड़ा है, मतलब इसके अंदर टूल्स भी आते हैं। टूल्स में छोटे छोटे टूल्स भी, स्टेपलर, पंचिंग मशीन, ये ऐसे छोटी छोटी चीजों को भी हम टूल्स कहेंगे। ठीक है, और मशीन तो आपको पता है कि हैवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, ऐसे मशीन्स होंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो हमको समझने में थोड़ी और ज्यादा आसानी होगी। इसमें ऑफिस मशीन्स में क्या आता है, आज की डेट में हम सबसे पहले कंप्यूटर देखते हैं, फोन देखते हैं, तरह तरह के फोन देखते हैं, और कॉपियर, कॉपियर मतलब कॉपी करने की मशीन है। दैट मीन्स या तो प्रिंटर या प्लॉटर हो सकता है, या फिर हमारा फोटोकॉपियर हो सकता है, या फिर डिजिटल फोटोकॉपियर। इसके अलावा हमको इमेजेस और स्कैन्ड कॉपीज फैक्स के थ्रू भी हम रिसीव करते हैं। तो ये सारे मशीनों की कैटेगरी में आते हैं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस में यूज करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। सेकेंड हमारा जो कैटेगरी है वो है ऑफिस इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट में हम बाकी चीजें, ये जो कंप्यूटर्स वगैरह मशीन्स है, इनको भी ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फाइलिंग कैबिनेट को भी, फर्नीचर्स को भी, और दूसरे छोटे छोटे टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टर्म काफी बड़ा है। तो अब समझते हैं कि ये मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है कि हम जब मशीनों को यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि मैकेनाइजेशन मतलब कोई भी एक काम जो एक इंसान करता है, उस इंसान के परिश्रम को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो वही काम को और अच्छे से पूरा करता है, कम टाइम पर पूरा करता है, तो हम कहते हैं कि उसको मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क। अब ऑफिस में मैकेनाइजेशन से मतलब होता है ऑफिस में होने वाले काम जो इंसान करता है, जो क्लर्क्स करते हैं, टाइपिस्ट करते हैं, अकाउंटेंट्स करते हैं, स्टेनोग्राफर्स करते हैं, मैनेजर्स करते हैं। तो ये सारे काम जो है, जो कन्वेंशनल टाइम पे जो खुद करने पड़ते थे, आज की डेट में एक बहुत बड़ा पोर्शन मशीनों के थ्रू होता है। यहाँ हम कुछ मशीनें देख पा रहे हैं जिसमें हमारे को फोटोकॉपियर दिख रहे हैं कई तरह के, उसके ब्रांड, और फिर कंप्यूटर्स दिख रहे हैं। अब इसके जो एडवांटेजेस है, अगर हम मशीनों को यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंसान भी काम कर ही सकता है, तो हमने उसके बजाय मशीनों को क्यों यूज किया। तो मशीनों का यूज करने का यही एक रीजन है कि इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लेबर सेविंग, यानी एक मशीन जब काम करता है
तो उसमें परिश्रम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इंसान जो काम करता है तो वो थक जाता है, वो ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता है, उसे रेस्ट की जरूरत है। जबकि मशीनों में क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई अगर मिलती है या उसकी मैकेनिज्म पूरी की पूरी अप्रोप्रिएट है, वर्किंग कंडीशन है, तो वो कितना भी काम कर सकता है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने से मतलब है, वो बिल्कुल थके बगैर डिलीजेंटली काम कर सकता है। तो इसका पहला एडवांटेज है कि लेबर को सेव करता है। दूसरा एडवांटेजेस जब हम देखते हैं तो वो होता है टाइम सेविंग। जो स्पीड से हम काम करते हैं, हमारी एक लिमिटेशंस होती है, हमारी वो जो काम करने की जो गति है वो थोड़ी कम होती है, और जो कंप्यूटर्स काम करते हैं, जो फोटोकॉपियर काम करते हैं, वो सेकेंड्स में होते हैं, जिसे करने में हमें घंटों लग जाएंगे। एक पेपर अगर हम हाथ से लिखें या हाथ से टाइप करें, तो शुरू में हम टाइप करते थे टाइपराइटर्स पे, तो उसमें टाइम लगता था आधे घंटे 1 घंटे, लेकिन वही चीज आज कंप्यूटर में एक बार हमने टाइप किया 10 मिनट में, और उसको हर बार हम उसको थोड़ी सी चेंजेस करके टॉपिक्स या उसके हेडिंग्स को चेंज करके हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ लेटर्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ वो लेबर भी सेव हो रहा है और साथ में हमारा वक्त भी कम लग रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं, ये है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जैसे कि हमें पता है कि जिसमें एरर्स ना हो, मतलब मिस्टेक ना हो, और ये बात सबको पता है कि हम लोग जब मैन्युअली काम करते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो तो होता ही है। हम मशीन नहीं है कि एकदम से जो प्रोग्राम किया है उसके हिसाब से ही काम करेंगे, थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, तो मशीनों को यूज करने से वो चीजें हट जाती है, हर काम बिल्कुल सही सही और एक्यूरेटली होता है। फोर्थ वन है मिनिमाइजिंग द चांसेस फॉर फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड, फ्रॉड मतलब जानबूझकर की गई चोरी या चालाकी या कुछ फ्रॉड, मतलब गलत तरीके से कुछ काम करना जो सही मैनर में नहीं है, उसको मिनिमाइज कर सकता है। मशीन जो है अपने आप सोच नहीं सकता है, वो अपने आप ही किसी चीज को मैनिपुलेट नहीं करता है। मशीन में जो चीज फीड है, जैसे प्रोग्राम किया है, वो मशीन उसको ही कैरी आउट करता है। दैट मीन्स जो हमको चाहिए, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, हमको वही मिलेगा। फिफ्थ वन में जाते हैं, अवॉइडेंस ऑफ मोनोटनी। अब ये मोनोटनी का मतलब ये होता है कि एक जैसा काम रोज 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 करने से हम बहुत ही डल फील करने लगते हैं, कुछ भी क्रिएटिव चीजें नहीं होती है। जैसे रेगुलर काम टाइपिंग का, फोटोकॉपी का, मेंटेन करना है अकाउंट्स को, कैलकुलेट करना है, ऐसे काम में कोई भी इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो इंसान क्या है, काफी ज्यादा डल हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने में इजी, ऐसा कुछ काम है तो हम फोटोकॉपियर पे 100 कॉपीज निकालने हैं, तो हमने कमांड दे दिया और हम दूसरे किसी काम पे लग गए, तो ये अपने आप ही विद इन सेकेंड्स में या मिनट्स में हमको बहुत सारे फोटोकॉपी करके दे देगा। या फिर हमको मेल करना है तो हमने मेल को मर्ज कर दिया, एक फॉर्म लेटर तैयार किया और कई सारे सप्लायर्स को इंक्वायरी लेटर बनाया और मर्ज करके एड्रेस को विद इन सेकेंड्स वो काम पूरा कर लिया। तो इस काम में हमको डलनेस नहीं महसूस होती है, क्योंकि ये बहुत कम वक्त में पूरा हो जाता है। सिक्स्थ नंबर है प्रोविजन ऑफ सर्विस एट द होल ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई मशीन हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट उसको यूज कर पाता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस में कई डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, सेल्स, अकाउंट्स, स्टोर, पर्सोनल, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन सब डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे काम होते हैं जो कॉमन है, टाइपिंग, फोटोकॉपिंग, सबको लेकर। तो ये सब करने के लिए एक मशीन अगर इंस्टॉल है तो हर डिपार्टमेंट उसको सर्विस ले सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक चीज सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट यूज करे। ऐसे ही कंप्यूटर लैब अगर सेंट्रलाइज्ड है, टाइपिंग पूल सेंट्रलाइज्ड है, तो ये सारे के सारे वर्क जो है होल ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज कर पाता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो पर्सन काम करता है परचेज सेक्शन का, तो वो तो परचेज का ही काम करेगा, लेकिन अगर कोई मशीन है तो वो मशीन परचेज का भी करेगा, सेल्स का भी करेगा। उसके अंदर कोई इस तरह की पार्शियलिटी नहीं है कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं क्यों ये वाला काम करूं। समझ रहे हो ना, मतलब मशीन के पास ये चीजें सोचने की नहीं है, उसके अंदर काम फीड है, आपने काम दिया और वो आपको काम कंप्लीट करके दे देता है। नेक्स्ट एडवांटेज है मशीन्स का कि वो सारे सर्विसेज जो ह्यूमन कर पाने में सक्षम नहीं है उसको भी कर सकते हैं, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट वर्क या हैवी से हैवी वर्क को भी
ये छोटी छोटी मशीनें पूरी कर सकती है, या फिर बड़े मशीनें बड़े टाइप की चीजों को भी पूरा कर सकती है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। कोई भी काम, ऑफिस का काम अगर वो अच्छे तरीके से हो, परफॉर्मेंस मतलब उसमें मिस्टेक्स ना हो, वो फास्ट हो, दिखने में अच्छा हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन हो और क्विकली हो रहा हो, तो उसको एफिशिएंसी बढ़ाना कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये जो है मशीन के कारण हर चीज फटाफट होता है, तो कोई भी फ्लो ऑफ वर्क इंटरप्ट नहीं होता है, काम जो है स्मूथली चलता ही रहता है। तो इसके लिए भी मशीनों का उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद है। अब लास्टली हम देखते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स। अब ऑफिस रिकॉर्ड्स में कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड काफी सारे रजिस्टर्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, और इन सबके लिए हमें फॉर्म्स निकाल देते हैं। उस डिपार्टमेंट में यूज होने वाले हर एक ऑफिस सिस्टम, भले वो परचेज का हो, भले वो सेल्स का हो, या वो किसी और तरीके का हो, उस फॉर्म्स को निकालने से ये होता है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, मतलब एक जैसा, हर इंफॉर्मेशन एक जैसा एवरी टाइम आपको मिल सकता है। हर टाइम हर आदमी अपने हिसाब से डिजाइन नहीं करेगा, क्योंकि मशीन का काम जो है वो यूनिफॉर्मिटी को लेते हुए करता है। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स भी मेंटेन होता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस जिसके कारण पुराने जमाने से मशीनों को ऑफिस में यूज किया जाने लगा। अब हमारा सेकंड पार्ट डील करता है डिसएडवांटेजेस के बारे में। आप कितनी भी कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो, इसके दो पहलू जरूर होते हैं। अगर मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तो कुछ इसके डिमेरिट्स हैं जो मेरिट्स के मुकाबले कम इफेक्टिव है, इसीलिए हम इसको ओवरलुक करते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। कोई भी ऑफिस जब शुरू होता है और अगर उसमें लोग काम करते हैं और ऑफिस में मशीनों को इंस्टॉल करना है, तो फर्स्ट टाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक टाइम खरीदना होता है, लेकिन उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, मनी प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड होता है लेसर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस सिस्टम। अब जो ऑफिस सिस्टम्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो बनाए गए हैं, जो वर्कर्स कर रहे हैं, अगर वर्कर्स कर रहे हैं तो अगर हमें कुछ चेंजेस करना है, तो हमने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया, तो वो प्रोसीजर में चेंजेस हम ला सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है कि आज हम ऐसे कर रहे हैं, कल इस तरह से मत करो, तो वो उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर मशीनों के थ्रू अगर हमने सिस्टम एस्टेब्लिश किया, तो फिर वो मशीनों में हम फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मशीन उसी हिसाब से काम करेगा जिस पर्पज से उसको खरीदा गया है। और अगर हमें उसको चेंज करना है तो हमें उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपग्रेड करने का मतलब है कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत, और ज्यादा नई मशीनें खरीदना। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन को काफी मुश्किलें पैदा करती है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, ये है हमारा चांसेस फॉर ऑब्सोलेसेंस। ये ऑब्सोलीट हो जाते हैं। जो मशीनें आज है वो 2 साल बाद काम की नहीं रहती है। ये खतरा हमेशा मंडराता है, और आज की डेट में तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है कि आज जो मशीन हमने ली है वो 1 महीने बाद शायद वो पुरानी पड़ गई है, ऑब्सोलीट हो गई है। तो ये चांसेस हमको मशीन के साथ हमेशा लेके रखना पड़ता है। फोर्थ वन है अनइकोनॉमिकल। अब ये अनइकोनॉमिकल से मतलब ये है कि ये मतलब कोई भी चीज को सेव नहीं करता है, मतलब इसका खर्चा ज्यादा है। तो ये किस सेंस में हम लेते हैं इसको, कि अगर एक हमने बहुत बड़ा कंप्यूटर सेटअप बनाया और उसको यूज करना शुरू किया, लेकिन अगर उसको यूज करने के लिए हमारे पास उतना ज्यादा वर्क नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा मशीन के लिए उतना वर्क नहीं है, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है। सपोज एक डिपार्टमेंट में हमने कई सारे कंप्यूटर हर डिपार्टमेंट को ले लिए, और किसी डिपार्टमेंट में मशीनों में ज्यादा होता है, तो वो कंप्यूटर वहां पे ऐसा आइडल पड़ा रहता है, मतलब वो ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो कुछ मशीनें जो है इस टाइप से भी आ जाती है, जिसका एक एडल्ट है, जिसको हम डिसएडवांटेज के रूप में ले सकते हैं। फिफ्थ वन पे चलते हैं। अब ये फिफ्थ वन है स्पेशलाइज्ड स्टाफ। हम सभी जानते हैं जब भी कोई नया सिस्टम आता है, भले वो मशीन के थ्रू हो या किसी भी चीज के थ्रू हो, तो उसको समझने में भी वक्त लगता है।
और उसको ऑपरेट करने के लिए उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को समझने वाले, नो हाउ को जानने वाले वर्कर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमको अपॉइंट करना पड़ता है स्पेशल इंजीनियर्स को या स्पेशल स्किल्ड पीपल को ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शुरू में जब ऑर्गेनाइजेशंस में टाइपिंग का काम टाइपराइटर्स पे होते थे, तो हर एक क्लार्क जो है टाइपिंग का काम नहीं कर सकता था। जो टाइपिस्ट जिसने टाइपिंग सीखा है बस वही टाइपराइटर चला सकता था। तो हमेशा जो वर्क है वो फ्रिक्शन के साथ ही होता था। अगर एक ऑफिसर को चाहिए कि वो काम तुरंत मिले तो उसको डिपेंड होना पड़ता था उसके जूनियर्स पे कि ये कब कंप्लीट करे कब दे। आज की डेट में टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण ऐसा नहीं है, कंप्यूटर हर कोई हैंडल कर पाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तब की जब ऑफिसेस में ये सारे नए एडवांसमेंट नहीं हुए थे। तब तो फोटोकॉपी चलाने वाले के लिए एक अलग वर्कर होते थे, और कोई भी मशीन जिसको हम ऑफिस में बोलते हैं डुप्लीकेटर, हर तरह की मशीन, टेलीफोन ऑपरेटर, तो उसके स्पेशलाइज्ड स्टाफ को रखना पड़ता था, जो कि एक तरफ से हमें ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मजबूर करता है। सिक्स्थ है डोमिनेंस ऑफ मशीन। अब जब मशीनें हम यूज करते हैं तो मशीन एक इंसान के रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि अगर हमसे कोई जानकारी लेना चाहे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना ही बताएंगे जितनी जरूरत है। लेकिन अगर मशीन से आप कोई जानकारी लेते हैं कंप्यूटर से, तो वो क्या है सारी जानकारी दे देता है। मशीन ये नहीं समझ पाता है कि मुझे कहाँ तक लिमिट रखना है। तो ये मशीन जो है ओवर डोमिनेट करने लगता है पर्सनल के ऊपर। तो इस तरह से भी आज के डेट में प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, हर मशीन जो है वो कभी ना कभी वो ब्रेक डाउन जरूर होता है। मतलब उसके कुछ पार्ट्स वियर टियर हो सकते हैं या अचानक से उसमें कुछ समस्या आ सकती है। तो ये होने से काम जो है ठप हो जाता है, क्योंकि उस जो सिस्टम हमने सेटअप किया है वो मशीन के थ्रू ही करना है, और मशीन के थ्रू करना है तो मशीन को हर वक्त वर्किंग ऑर्डर में रहना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा उसको मेंटेन करना जरूरी पड़ जाता है। एट्थ वन है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर्स और वर्कर्स, कि अब जो भी मशीनें खरीदी जाएंगी ऑफिस वर्कर्स को उसमें ट्रेन करना जरूरी है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफिस वर्कर्स पुराने जो होते हैं वो लोग नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वो जितने देर चाहिए उस काम को पेंडिंग करते हैं, जिसको ऑलरेडी आता है बस उसी के भरोसे बैठते हैं कि वो आएंगे और ये इस काम को पूरा करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वर्क फ्लो रुक जाता है। लास्टली हम देखते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब मशीनों के यूज से ये होता है कि ये इसमें जो एक्सपेंसेस है वो बार बार होने वाले हैं। अब बार बार से मतलब ये है कि जो मशीनें चलाते हैं हम लोग, तो उस मशीनों को मेंटेन करने के लिए बार बार उसका एक्सपेंस होता है, अपग्रेड करने के लिए एक्सपेंस लगते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंस लगते हैं, उसके लिए स्पेस ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसके मुकाबले हमारे एडवांटेजेस ज्यादा है, तो हम उसको ही फॉलो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेबर सेविंग डिवाइसेस क्या क्या है। मतलब एक नॉर्मल ऑफिस में कौन कौन से मशीनें हम यूज करते हैं। तो जनरल मशीन्स, फिर अकाउंटिंग मशीन्स, कम्युनिकेशन मशीन्स और मॉडर्न मशीन्स। यहाँ फिर से हम देखते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ ऑफिस में क्या क्या है। तो बेसिक फंक्शंस में टाइपिंग है, डुप्लीकेटिंग है, फोटोकॉपीइंग है, मेलिंग है। मेलिंग मतलब लेटर रिसीव करना और लेटर को बाहर भेजना, डिस्पैच करना। और अकाउंटिंग मतलब कैश रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड काम करना। और फिर कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन, मतलब ओरल कम्युनिकेशन और या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन के जो भी मीन्स है वो। तो अब हम वन बाय वन इन चीजों को देखते हैं जो हमारे शुरुआती दौर में यूज किए गए। ये आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी मशीनें ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट मतलब शायद आप लोगों ने ये देखा भी नहीं हो, सिर्फ सुना हो, लेकिन 20-30 साल पहले यही मशीनें सबसे ज्यादा यूज में होती थी। तो पहले आता है टाइपराइटर। ये टाइपराइटर जो है ये टाइपिंग का काम करता था, मतलब किसी भी तरह का करस्पॉन्डेंस, लेटर हो, सर्कुलर हो या नोटिस हो, वो इस पे ही काम किया जाता था। उसका फिर एक इम्प्रूव्ड वर्जन आया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये नॉइजलेस हुआ, जहां टाइपराइटर में आवाज आती थी टाइप करते वक्त, अब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे आवाज नहीं आती थी और ये इलेक्ट्रॉनिकली काम करता था, तो लेबर भी कम लगता था और इसमें सेव करने की फैसिलिटी भी होती थी। उसके बाद है डिक्टेटिंग मशीन्स।
तब ये स्टेनो और टाइपिस्ट होते थे हर एक काम को करने के लिए, जो एग्जीक्यूटिव डिक्टेट करते थे या उनको डिक्टेशन देते थे। तो जब कभी स्टेनोग्राफर नहीं होते हैं, छुट्टी पे है या किसी और काम पे बिजी है, तो एग्जीक्यूटिव अगर फ्री है तो वो उस वक्त क्या है, रिकॉर्डिंग कर लेते थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे, जो बाद में स्टेनो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसक्राइब करती थी। तो उस मशीन को हम डिक्टाफोन भी कहते हैं। उसके बाद आता है ये टाइपिंग वर्क के बाद इसकी कई सारी कॉपीज निकालनी होती है, जो कि आपको भेजने होते हैं, अपने करस्पॉन्डेंस फाइल्स में रखने होते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं। तो ये काम कैसे होता था, कार्बन के थ्रू हम 4 या 5 कॉपीज निकाल सकते थे बाय हैंड, लेकिन उसके ऊपर अब मशीनें जब आ गई डुप्लीकेटिंग, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप 100, 500 स्टेंसिल्ड कॉपीज निकाल पाते थे। ठीक है, ये आज के प्रिंटर, आज के फोटोकॉपियर का प्रेडिसिसर माना जाता है। ये तब ये मशीनें होती थी फोटोकॉपियर के बदले में। फोटोकॉपियर उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, जो आज की डेट में एनलार्ज करके भी निकाल सकता है, इमेजेस को भी निकाल सकता है, और शॉर्ट भी करके निकाल सकता है, कलर भी निकाल सकता है। साथ में ये जो फोटोकॉपियर मल्टीपर्पज भी होने लगे हैं, ये प्रिंटर का भी काम करता है और स्कैनर का भी काम करता है। उसके बाद आता है ये फ्रैंकिंग मशीन। ये जो मशीनें हैं ये ऑफिस में मेलिंग के काम पे यूज होता है, क्योंकि हर एक ऑफिस में ये फ्रैंकिंग मशीन मतलब पोस्टेज स्टैंप लगाने के लिए चाहिए होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस में काफी बार हर क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रैंकिंग मशीन का यूज क्या है, क्योंकि ये मशीन ज्यादा कॉमन नहीं है, आपने कभी सुना नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको नोट करके रखें कि फ्रैंकिंग मशीन का मतलब होता है जब कोई लेटर तैयार करके हमको बाहर भेजना होता है, जिसको हम आउटवर्ड लेटर कहते हैं, तो वहां पे हमको पोस्टेज स्टैंप लगाने होते हैं। पोस्ट ऑफिस से छोटे छोटे स्टैंप लगा के चिपकाने के बदले में एक ऐसा मशीन होता है जिसको खरीदा या हायर किया जा सकता है, और इसमें फिलिंग की सकती है 1000 रुपए की, 2000 रुपए की। और जब इस पे हम ये पोस्टेज रखते हैं, एक लेटर रखते हैं, तो ये इसको वे करता है, मतलब इसको तोलता है और उसको बताता है कि इसमें कितने रुपए की वैल्यू की पोस्टेज की जरूरत है। वो करेक्ट पोस्टेज का अमाउंट इसके ऊपर लिखकर आता है, क्योंकि ये मशीन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही दिया जाता है। तो वही अमाउंट का हम लोग पंच कर देते हैं। इसमें मैकेनिज्म होता है जिसको दबाने से उतनी वैल्यू जो है एनवलप के ऊपर प्रिंट हो जाती है। तो एक भी रुपया ना वेस्ट होता है ना उसमें कम होता है। तो इससे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसों की बचत होती है, क्योंकि हर एक लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मैन्युअली जाकर आप करते हैं पोस्टेज स्टैम्प, तो हर एक लेटर में कभी 1 रुपए या 2 रुपए ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं। और दूसरा है नंबरिंग मशीन। एक ऑफिस में काफी सारे लेटर्स आते हैं, या लेटर्स को हमें डिस्पैच करने होते हैं, या फिर बहुत सारे फॉर्म्स को यूज करने होते हैं। तो फॉर्म्स में एक एक नंबर होते हैं, फॉर्म्स में आपको नंबर लगाना है, लेटर पे नंबर लगाना है। तो इस तरह का एक छोटा सा टूल है जिसमें वो नंबर्स के होते हैं, रोल्स बने होते हैं, और वो आपको पंच करते जाना है, जिससे वो फॉर्म्स के ऊपर नंबर को दर्ज करता है। ये आता है अकाउंट के काम में, मतलब एडिंग, सब्सट्रैक्शन, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ऑफिस में, क्योंकि तब कंप्यूटर्स तो नहीं होते थे कि हम एक्सेल में या कंप्यूटर में जो दिखने वाले कैलकुलेटर के थ्रू फटाफट अपना या मोबाइल से हम कैलकुलेट करें। तो अकाउंटेंट्स के पास जो है ये कैलकुलेटर एक ऐसा मशीन है। ये मशीन आज भी अगर आप ऑफिस में जाएं तो जरूर दिखता है कि कैलकुलेटर आज भी काफी धड़ल्ले से यूज किया जाता है। उसके बाद कैश रजिस्टर, ये चीजें आपने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जैसे मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि इसमें जो है वो कितने का है, वो सेल्स ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड देता है। और इसके नीचे एक चेस्ट होता है, इसके अंदर क्या है, आप 10 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज ऐसे मनी को जो होल्ड कर सकते हैं। कॉइन्स का अलग कंपार्टमेंट, इस टाइप से ये अरेंज करके रखता है ताकि ये फंक्शन जो है अच्छे से कर पाए। काफी सारे बैंक्स में जब पैसा जमा करने जाते हैं, तो जमा करने जाते हैं तो हम लोग हाथों से पैसे को काउंट करके ले जाते हैं, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि उसमें कोई पैसा नकली है, रुपए नकली भी है कि नहीं। लेकिन बैंक में जब काम करना है तो वहां के जो टेलर है वो अगर डिपॉजिट पैसा अगर रिसीव करता है तो उसको गिनने में टाइम लग जाए, क्योंकि उसके पास एक कस्टमर नहीं
दिन में कई कस्टमर्स आते हैं, तो ये ऐसा मशीन होता है जो काउंटिंग का काम करता है और साथ ही साथ में अगर कोई क्या बोलते हैं नोट जो है वो नकली है, फेक है, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये बैंक के ऑफिस में ये काम बहुत ही आसानी से होता है। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन इसको रखने लगा है क्योंकि फर्जी फर्जी नोट आजकल काफी चल रहे हैं, तो ये डिटेक्ट हो पाता है। अब एक नया मशीन है, ये मशीन जिसका नाम है श्रेडर, मतलब श्रेड करना, छोटे छोटे टुकड़ों में ये काट देता है। हर ऑफिस में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल नेचर के होते हैं, यानी कि मनी रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल कोटेशंस हो सकते हैं। तो ये सारी जो लेटर्स हैं एक टाइम के बाद आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको पेपर श्रेडर नाम का ये इक्विपमेंट है जिसमें आप डालते हैं तो ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स में या ऐसे पार्टिकल्स में इसको श्रेड कर देता है कि दोबारा से उसको कोई भी पढ़ नहीं सकता है और ये रिसाइकल हो जाते हैं पेपर। अब ये सारे बाद में हम चलते हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो एक ऑफिस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें सबसे पहले टेलीफोन ने अपना स्थान बनाया। तो टेलीफोन भी कई कई इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ आने लगे। तो इंटरकॉम एक अलग तरीके का सिस्टम है, साथ में पीबीएक्स, ईपीबीएक्स और ईएपीबीएक्स हुआ, फिर फैक्स के सर्विसेस आए, फिर सेल्यूलर फोन्स आए जिसको हम मोबाइल फोन भी कहते हैं, और अब जो है स्मार्टफोन का जमाना है। तो डिटेल में हम एक के बाद एक फिर से देखते हैं। टेलीफोन का ये पिक्चर आप सबने देखा है, इसको हमें बस समझाना है कि ये एक ओरल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जरिया है। इसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स आप रिसीव कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं और आंसरिंग डिवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो और ये इंटरनली भी आप यूज कर सकते हैं और आउटवर्ड मैसेजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटरकॉम सिर्फ अपने बिल्डिंग के अंदर मतलब लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। सपोज एक बिल्डिंग है और मेन ऑफिस में से जो टेलीफोन है उससे कनेक्शंस दे दिए जाते हैं हर डिपार्टमेंट को, और इंटरनल अगर मैसेजेस पास करने हैं तो ऊपर नीचे मूवमेंट करने के बजाय वो थ्रू इंटरकॉम अपनी मैसेजेस को दे पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है जो टाइम को सेव करता है। उसके बाद हमारा पीबीएक्स, एपीबीएक्स और ये तीन तरह के जो है ये एक ही है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव्ड है, जो प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज कहलाता है। मतलब एक टेलीफोन एक्सचेंज का काम एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली करने लगता है और इसके थ्रू क्या है, मोस्टली ये वाले जो एक्सचेंज ये मशीनें हैं आज भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जहाँ पे कई फ्लोर्स होते हैं, कई रूम्स होते हैं और गेस्ट जो आके रुकते हैं उनकी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए जो हॉस्टल के गेस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, रिलेशन कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स या रिसेप्शनिस्ट, वो इस काम को अंजाम देते हैं। हर एक रूम के थ्रू एक कनेक्शन होते हैं जिसको वो कनेक्ट करके देते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं, आउटवर्ड कॉल के लिए भी दे पाते हैं। तो आज भी ये वाली मशीनें यूज होती हैं आपके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स पे। देन फैक्स, फैक्स भी एक ऐसा मशीन था जो बहुत पहले ईमेल और स्कैनर्स के आने से पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। फैक्स टेलीफोन के थ्रू ही काम करता था और फैक्स मशीन में ये था कि इमेजेस भी आपके इसमें आते हैं, टेलीफोन नंबर डायल करना होता था, टेलीफैक्स नंबर, और जो पेपर आपको मैसेज रिले करना है उसको इसमें फीड करना होता था। तो वो दूसरी जगह पे जो बैठे हुए उसके पास भी एक फैक्स मशीन होना जरूरी है और यही जो मैसेज है वो वहां पे उनको उनके प्रिंट उनके फैक्स में वो रिप्रोड्यूस होकर मिल जाता था। तो शुरुआती दौर में ये फैक्स जो है काफी ज्यादा यूज में होते थे। टेलीफोन सबसे पहले इसी टाइप के आए थे, नोकिया के, हम सबने इसको यूज किया था। शायद आप लोगों ने नहीं यूज किया होगा लेकिन हमारे टाइम पे यही चलन पे था जब ये हमें बिना किसी वायर के यूज करने को मिलता था। कहीं पे हम रहे वहां से हम बिना फिजिकल कनेक्शन नेटवर्क के हम इसे यूज कर पाते थे। बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टेलीफोन। और स्मार्टफोन किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसमें हर तरह के एप्लीकेशंस है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना है और इसके जितने फीचर्स हैं उस फीचर्स की गिनती करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई सारे हैं और यूजर्स फ्रेंडली है। तो यूजर अपने
पसंद से हर एक ऑफिस के छोटे छोटे मशीन इसी में इंस्टॉल कर लेता है, भले वो टेलीफोन का हो, मैसेज का हो, स्कैन करने का हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो, या चैट करने का हो, व्हाटएवर, या कोई इमेजेस बनाने हैं या ऑफिस एप्लीकेशन, सब कुछ इसमें समा गया है। तो यही आज की डेट में हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन है जो हमको हर तरह से टेक सेवी बना देता है। तो इतना ये हमारा मैकेनाइजेशन से रिलेटेड था, जो ऑफिस मशीन। अब हमारा दूसरा टर्म है ऑटोमेशन। अब ये मैकेनाइजेशन से काफी डिफरेंट है। ऑफिस ऑटोमेशन जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में ये मशीन को किस तरह से टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकता है और ब्रेन वर्क फंक्शन कर सकता है। मतलब ये है कि इंटरनेट के जरिए, वायरलेस कनेक्शंस के जरिए आप हर काम कंप्यूटराइज्ड वे में कर सकते हो। मतलब अलग अलग मशीनों की जरूरत नहीं है। आप एक ही मशीन में, एक ही अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके अलग अलग फंक्शंस को बहुत फास्ट यूज करते हैं। तो इसका ये प्रोसेस को हम डिफाइन करें तो ये हर एक कंप्यूटर मशीनरी है और सॉफ्टवेयर है जो डिजिटली, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें आपको हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, आपको पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरी कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको क्रिएट करते हो। लेटर आपका फाइल में क्रिएट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और उसको प्रोसेस, मैनिपुलेट, आप करेक्शन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और यही इंफॉर्मेशन आगे भेज रहे हैं। आगे भेजना मतलब ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हो। हर चीज अटैच कर रहे हैं, मतलब बल्कि ऑफिस फाइल्स जो है अटैचमेंट के रूप में सेकंड्स में चला जाता है, जो कम पैसे लगते हैं, कम टाइम लगता है, और मतलब हर तरीके से बेटर है। इसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स है ऑटोमेशन के टूल्स के। कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स, जो हमारे पहले के टाइपराइटर्स और डुप्लीकेटर्स का काम कर रहे हैं आज। प्लॉटर्स भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है, जो बड़ा सा डायग्राम, जैसे आर्किटेक्चर, ऑटोकैड वाले इन चीजों को यूज करते हैं। स्कैनर्स मतलब कोई भी इमेज से, फोटो से रिलेटेड स्कैन करके पूरा का पूरा पिक्चर के फॉर्म में अगर कंप्यूटर में फीड करना है तो एक इनपुट डिवाइस है, वो स्कैनर का काम है। और डिजिटल फोटोकॉपियर हम सबने देखा है, जो फोटोकॉपीज निकालता है इलेक्ट्रॉनिकली। इसके साथ साथ इन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए जो चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर। तो तरह तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं ऑफिस में। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस सबको पता है ये किस काम में यूज होते हैं, ठीक है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर भी डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप भी आपके प्रिंटिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज होते हैं। इसके साथ साथ इन सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान ना पहुंचे, कंप्यूटर से डेटा लीक ना हो, ऐसा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए, वो होते हैं एंटीवायरस। ये भी आपको ऑफिस में जरूरी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट कनेक्शंस। इसमें आपका वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस अगर प्रोवाइड किया जाता है तो ये जो है ऑटोमेशन का पर्पस को ऑप्टिमाइज करता है, काफी बढ़ाता है। हर प्रोसीजर ऑफिस का जो है ऑटोमेटिकली होता है। मतलब पहले जो परचेज का प्रोसीजर था, लेंथी था, वो आज की डेट में हम जेम कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली परचेज का काम हो रहा है। भले ही वो उसमें सिस्टम डिजाइन किया गया है और उसको यूज करने के गाइडलाइंस भी है, लेकिन सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। इसी तरह हम सब देखते हैं कि अभी एनसीबीटी पोर्टल है, MIS पोर्टल, ITI की हर बच्चे का जो डिटेल्स है वो एडमिशन से रिलेटेड, हॉल टिकट से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड, या रिजल्ट से रिलेटेड, प्लेसमेंट, अप्रेंटिस, हर तरह का जितना भी सर्विस है वो सारे के सारे आजकल पोर्टल के थ्रू हो रहे हैं। हमें पता है आज ऑफिस में जो है जाकर हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने पोर्टल में उस चीज को चेक करके बिना हार्ड कॉपी के हम उसको देख सकते हैं। तो ट्रेनिंग का भी काम ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। ये एग्जाम्पल हम समझने के लिए ले रहे हैं अपने ITI के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ऑफिस में परचेज का काम हो या अकाउंटिंग का काम हो, PFMS करके एक नया पोर्टल है, वेब पोर्टल, जिसके थ्रू आजकल सारे के सारे बिल्स क्रिएट होते हैं, वो पास होते हैं, चेक होते हैं और लोगों को क्रेडिट हो जाते हैं उनके अकाउंट में। इसके अलावा कई सारे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हैं, बहुत सारे हैं जो ऑटोमेशन का काम करते हैं। और सबसे ज्यादा जो जनरल पब्लिक यूज करती है वो ATM एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड
टेलर मशीन, यानी कि आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आज की डेट में वो पूरी तरह से वो मशीन जो है आपको आपका बहुत सारा काम अपने आप ही करके देता है। मतलब वो ऑटोमेशन का काम में कई सारे इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं जो आपको एक टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो यही है इसका पर्पस। तो बेसिक एक्टिविटीज क्या क्या है? रॉ डेटा स्टोरेज, मतलब जो भी कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर इस काम को अंजाम देते हैं, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाद में बनते हैं, भले ही वो एक्सेल के स्प्रेडशीट में आप यूज करो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप किसी चीज को बना रहे हो या आप वर्ड में लेटर्स बना रहे हो, मेल मर्ज कर रहे हो, तो ये चीजें आपकी कंप्यूटर में होते हैं। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, यानी कि ये जो मैसेजेस हैं, ये जो आपके इंफॉर्मेशन आगे कैसे जा रहे हैं, पोस्ट के थ्रू आजकल बहुत कम जा रहे हैं, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है। मतलब ईमेल सबसे इंपॉर्टेंट, ईमेल में अटैचमेंट के थ्रू या गूगल शीट्स आजकल चलन में आ गए हैं, तो गूगल शीट के थ्रू जो अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं, जैसे आप एंट्री करते हो वो अपडेट होकर ही मिलता है दूसरों को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है। जो कम्युनिकेशन काम करते हैं, साथ में ये डेटा एंट्री का भी हम काम को रेफर कर सकते हैं। लास्ट ये है कि मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, मतलब सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सारे काम भी जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। जैसे कि अभी ये क्लास, ऑनलाइन क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, हम अपने क्लास को मैनेज ही तो कर रहे हैं। हमें जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा हमारे सामने ही बैठा हो या हम उसके काम को हमारे सामने बैठ कर ही देखें, हम इलेक्ट्रॉनिकली उनका काम असाइनमेंट भी दे सकते हैं और असाइनमेंट को कलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ऑफिस में भी मैनेजर्स को फिजिकली आके मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, वो हर तरह का रिपोर्ट मांग सकते हैं और एंड में वो चेक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके थ्रू फिजिकली अगर एम्प्लॉइज काम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका भी डेटा चेक कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट का काम भी आजकल पूरी के पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो चुका है। और इन सब ऑटोमेशन का जो बैकबोन है, यानी कि जो उसका सबसे ब्रेन काम, वो होता है नेटवर्किंग। और एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्किंग, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा ट्रांसफर करना है, मेल को इधर उधर भेजना है या फिर कम्युनिकेशन को यूज करना है, तो इसके थ्रू ये किया जाता है। इसमें और ऑफिस फंक्शंस में आपके डिक्टेशन आते हैं, टाइपिंग आते हैं, फाइलिंग, कॉपीइंग, फैक्स, टेलेक्स, रिकॉर्ड्स, माइक्रोफिल्म मैनेजमेंट, टेलीफोन, जितने भी अभी हमने पढ़ लिए हैं वो सारे के सारे इसमें यूज होते हैं। तो ये लेटेस्ट मशीन्स क्या है? कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, टैबलेट्स, और इनके एडवांटेजेस जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, स्पीड, एक्यूरेसी, लेस स्टोरेज। डिसएडवांटेजेस भी जो मैंने पहले बताई है वही है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहती हूँ, इसका रिप्लाई आप देखिए। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल के एग्जाम में आया है, भले ही एक क्वेश्चन पिछले साल आया है, लेकिन ये एक क्वेश्चन अगर जवाब देना है तो आपको वो पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ना होगा, तभी वो एक छोटा सा क्वेश्चन आप आंसर कर पाते हो। तो ये है ऑफिस इक्विपमेंट में क्या चीजें इंक्लूड होती है? फर्नीचर, पेन पेंसिल, स्टेशनरी या स्टैम्प्स। आप मुझे अपने चैट में बताइए कि इसमें एक कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। प्लीज आप चैट में दीजिए। हेलो, किसी को इसका आंसर नहीं पता है क्या? जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर नहीं था? अच्छा, हाँ, फर्नीचर। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनिका मेहता आपका सही है। जागृति पटनी आपने भी सही किया है। अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं था। अच्छा, फर्नीचर, वेरी गुड। तो मुझे लगता है आपको समझ आया है। यही एक क्वेश्चन पिछले साल के इसमें आया है। आप लोग भारत स्किल में जाकर कई सारे क्वेश्चन है उसको अटेंड भी करना। और ये जो हमारा लर्निंग आउटकम था ये 25 नंबर पे है सिलेबस पे। 25 नंबर पे यूज ऑफ ऑफिस मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये बहुत लेंथी है, लेकिन क्लासेस क्योंकि 40 मिनट्स के होते हैं तो हम सारा कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप नेट पे इसको पूरी तरह से सर्च करें, इंफॉर्मेशन सर्च करें। नेट पे हर इंफॉर्मेशन करेक्ट होता नहीं है, क्योंकि वो इक्विपमेंट को ऐसे नहीं बताएंगे जैसे कि हमने बताया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वो अलग अलग है। स्टेशनरी को भी कभी कभी नेट में बोला जाता है कि वो भी इक्विपमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है।
ठीक है, वो ऑफिस स्टेशनरी अलग ही होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मैं होप करूंगी कि आप लोग कल का क्लास भी अटेंड करेंगे। लेकिन कल का क्लास गलती से इन्होंने ऑफिस ऑटोमेशन ही लिखा है, जबकि ये नहीं है। कल हमारा क्लास होगा